नमस्कार बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। ये बताइए कि ये किसानों का आंदोलन जो तथाकथित किसानों का आंदोलन जो शंभू बॉर्डर पर शुरू हुआ था फरवरी महीने में, 200 दिन उसको पूरे हो गए हैं वहां बैठे हुए। अब वहां पर एक नए सिरे से सुगबुगाहट देखने सुनने को मिल रही है। विनेश फोगाट को वहां पर बुलाया गया है और तमाम तरह की बातें वहां पर कही जा रही हैं। क्या माना जाए, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले वहां पर एक बार फिर से हल्ला गुल्ला करने की तैयारी हो गई है? नहीं, देखिए, तैयारी तो इनकी शुरू से चल रही है और इसका मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि उन किसानों ने इसको नहीं बुलाया होगा। ये खुद जगह जगह घूम रही है और ये खुद वहां पे इसने बोला जी मैं आना चाहती हूं, तो उन्होंने कहा जी वेलकम, बल्ले बल्ले आओ जी। क्योंकि वो तो सड़क पे बैठे हुए हैं, आज उनको 200 दिन पूरे हो गए और मैं आपको सच बताऊं तो वो वेट कर रहे हैं कि शायद हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हो जाए। पीछे दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार और केंद्र की 3 बार मीटिंग हुई है जी पटियाला में। तीनों बार इस पे चर्चा ये हुई कि भाई सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है और देश का भी हित है इसमें कि हम ये जो शंभू बॉर्डर हमने बंद कर रखा है इसको हम खोलें। अच्छा, ये बड़े मासूम बन जाते हैं, कहते हैं जी हमने तो कभी कहा ही नहीं, हमने तो बॉर्डर बंद किया ही नहीं, बॉर्डर तो हरियाणा ने बंद कर रखा है, आप खोल दो। अच्छा, तो उन्होंने कहा जी हमारे बॉर्डर खोलते ही आप जो है दिल्ली की तरफ कूच कर दोगे, हमें पता है, हम आपको ट्रैक्टरों पे दिल्ली बैठ आने के से, हाँ, और हम ट्रैक्टरों पे आपको, बैठ के जी, हम आपको दिल्ली आने से नहीं रोकते। हरियाणा गवर्नमेंट ने ये कहा आप आइए जी, मोस्ट वेलकम। और अभी भी तो ट्रेनें चल रही हैं, रास्ता तो खुला हुआ है अभी भी। देखिए, अगर आप उधर कभी गई हो तो शंभू वाला रास्ता बंद है, तो जिन लोगों को दिल्ली आना होता है, मैं तो जलंधर से अक्सर आता हूं, तो हम सर राजपुरे से मुड़ जाते हैं, जीरकपुर होते हुए जीरकपुर अंबाला वाली रोड से अंदर घुस जाते हैं। तो कहते हैं ये शंभू का जो रास्ता आपने बंद कर रखा है ये तो सिंबॉलिक है, दिल्ली आने का रास्ता तो खुला हुआ है, थोड़ा हाँ घूम के आना पड़ता है, तो आप आ जाइए। पर हम ये नहीं चाहते कि आप ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, जेसीबी, हाइड्रा मशीनें लेके आओ। वहां पे गतिरोध है, उसने बोला जी हम तो आएंगे, तो ये है, सरकार ये चाहती है कि ये रास्ता किसी तरह खुले। अच्छा, अब ये इंतजार ये कर रहे हैं, 200 दिन से बैठे हुए हैं कि अगर तो हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हो गया और भगवान न करे वहां कांग्रेस की सरकार आ गई, तो कांग्रेस की सरकार तो जी 1 मिनट में वो रास्ता खोल देगी। आओ जी, जम जम आओ जी कांग्रेस की। वो तो खट्टर साहब ने इनको रोक रखा था, नहीं तो वो तो बोलेंगे कि आ जाओ। फिर दिल्ली सरकार इनको फिर वही सिंगू बॉर्डर पे रोकेगी, क्योंकि सिंगू बॉर्डर में आगे दिल्ली स्टार्ट, तो फिर वो सिंगू बॉर्डर पे यही सेम सीन क्रिएट होगा जो आज पंजाब में है जी। तो ये है जी शंभू बॉर्डर का सीन। मैं आपको बता दूं, फिलहाल दे आर वेटिंग फॉर द आउटकम ऑफ द हरियाणा इलेक्शन, बस हरियाणा में इलेक्शन हो जाए एक बार, ये है जी सीन जी। पर आप ये सोचिए ना कि ये जिस तरह का धरना 200 दिन से दे रहे हैं, कोई आदमी सारा काम धाम छोड़कर, वो भी किसान, अपने खेतों को छोड़ छाड़ कर ऐसे यहाँ पर आकर 200 दिनों तक बैठा रह सकता है, जब तक कि उसको कहीं से फंडिंग ना हो रही हो? सारा खेल तो फंडिंग का है। ये सब लोग अभी कुछ दिन पहले संसद भवन में जाकर राहुल गांधी से मुलाकात करके आए थे। अगर इनको बड़ा तकलीफ था तो ये फिर से कोशिश करते कि केंद्र सरकार के नए कृषि मंत्री, उनसे मुलाकात करने की कोशिश करते, उनके सामने अपनी बात रखते। लेकिन ये कहां किससे मिलने के लिए गए थे? तो यानी कि कहीं से कोई ना कोई नया एजेंडा इनको थमाया गया है, इसीलिए एकदम फिर से ये लोग थोड़े हरकत में आ गए हैं। नहीं, एजेंडा इनके पास पहले से है, इनके पास फंडिंग पहले से है।
दे हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय द डीप स्टेट। इनको डीप स्टेट की सब निर्देश हैं कि आपको हिंदुस्तान में गड़बड़ी फैलानी है। और वो जैसा कि मैं तो हमेशा से कहता आया हूं कि वो बांग्लादेश का जो कू है, बांग्लादेश का जो विद्रोह या बांग्लादेश का जो गृह युद्ध है, उसकी हूबहू ट्रू कॉपी उन्होंने इंडिया में करनी है। और जो कुछ सोशल ग्रुप्स, जैसे मैंने कहा कि ये छात्रों को भड़काएंगे, ये महिलाओं को भड़काएंगे, ये किसानों को भड़काएंगे, ये आर्मी के जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनको भड़काएंगे, ये और जो युवा है जो कि नौकरियों के लिए फॉर्म भरते हैं उनको भड़काएंगे। मतलब किसी न किसी रूप में अभी आपने देखा होगा कि बहुत जबरदस्त अभियान इन्होंने छेड़ रखा है इंडियन रेलवे के खिलाफ। अभी हैं कि इंडियन रेलवे में ये जितने भी ट्रेनें चल रही हैं ये तो सब अमीर आदमी के लिए है, गरीब आदमी के लिए तो कुछ है ही नहीं। और बस ये मतलब मैंने तो सुधांशु मणि साहब का एक लेख पढ़ा है कि 1500 करोड़ से ऊपर के एसेट्स वंदे भारत के स्पेयर रेक्स, जो कि शायद लगभग आई थिंक 12 या 13 रेक्स बन के तैयार हैं इंडियन रेलवे के पास, और गवर्नमेंट उनको लॉन्च नहीं कर रही है क्योंकि इन्होंने जो ये अभियान छेड़ रखा है और वंदे भारत को, हाँ, वंदे भारत को बदनाम करने का कि ये अमीरों की गाड़ी है। ये तो अडानी अंबानी के लिए ये गाड़ी चलाई ये गाड़ी तेज इसलिए चलती है क्योंकि गरीब की गाड़ी तो खड़ी रहती है साइड में। और तो भारत सरकार जो है वो डरी हुई है और वो 15 रेक्स जो है दे आर लाइंग आइडल और अभी उनको लॉन्च नहीं कर रही। हालांकि मैं इस बात को मानता नहीं हूं क्योंकि अब जो भारत सरकार की जो प्लानिंग है वो तो ये है कि सारी की सारी रेलवे को ही नए वाले वंदे भारत रेक से रिप्लेस कर दिया जाए। आज इंडिया की जो कैपेसिटी है वो इतनी है कि वो अगले 10 सालों में इतनी वंदे भारत बना देंगी। हमारी जो 4 जो अभी जो रेल कारखाना है ना, रेल डिब्बा कारखाना जो जिन्हें कहते हैं कोच फैक्ट्रीज, वो अगले 10 सालों में पूरी इंडियन रेलवे को वंदे भारत में तब्दील कर सकती हैं। इतनी मतलब उनकी कैपेसिटी है। और भारत में तो उनकी प्लानिंग ही ये चल रही है कि पूरी की पूरी रेलवे को एसी कर दिया जाए। मैं रेलवे के एक बड़े अधिकारी के साथ एक बार बैठा था, उन्होंने कहा जी हमारी ये प्लानिंग है कि अगले 10 सालों में इंडियन रेलवे से स्लीपर और जनरल कोच नाम की चीज ही मिटा दी जाए। There won't be a general class or a sleeper class in Indian Railways। जैसे हमारी मेट्रो है आज 100% एयर कंडीशन होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सब जाते हैं। तो इस तरह ये जितना भी ऑर्डिनरी ट्रेवल है, तो वो कहते हैं जी गरीब आदमी का क्या होगा। बोले जी हम गरीब आदमी, अगले 10 सालों में भारत का गरीब आदमी भी इतना सक्षम हो जाएगा कि जैसे अमेरिका का की गरीबी और हिंदुस्तान की गरीबी में अंतर है ना, वहां पे बड़ी बड़ी कारों में भी लोग गरीब लोग घूमते हैं तो कहते हैं हिंदुस्तान में क्यों नहीं घूम सकते। भारत, मोदी जी की ये सोच है कि हिंदुस्तान का गरीब, जिसे सो कॉल्ड आप गरीब कहते हैं, कल को वो भी एसी और हवाई जहाज में ट्रेवल करेगा। तो यही बात तो सच साबित ना हो, इसी के लिए तो डीप स्टेट ये सारे हाँ, अब ये इतना परेशान है कि अगर हिंदुस्तान में भी गरीब आदमी अगर एसी में ट्रेवल करने लग जाएगा, और आज का देखिए उनका आज का जो स्लीपर क्लास है वो एसी में चला जाए, जो जनरल क्लास है वो स्लीपर में चला जाए, और इतनी ज्यादा हमारे पास सीटों की अवेलेबिलिटी हो कि वेटिंग खत्म हो जाए। इसलिए जनरल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वेटिंग खत्म हो जाएगी, और अभी भी आप देख लीजिए ना, मैं एक बात बताऊं आपको, आज से 5 साल पुरानी अगर आप वेटिंग उठा के देखें तो 400 वेटिंग होती थी। आजकल जनरली जो आम सीजन में 10, 15, 20, 25 से ज्यादा की वेटिंग नहीं होती। दैट मीन्स इतनी अवेलेबिलिटी हो गई है ट्रेनों की और सीटों की, बस थोड़ा सा गैप बाकी है। पर यहां पे क्या है कि एक पूरा अभियान चला है कि इंडियन रेलवे को बदनाम करो, और जी यहां तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो ये सारा डीप स्टेट का एजेंडा है कि भारत की जनता को अपनी सरकार के खिलाफ भड़काओ। इसलिए वो
अभी आपको याद होगा कि एक पाकिस्तानी आतंकवादी गौरी नाम से उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो यही सब कह रहा था कि रेल को टारगेट करो, डीरेल करो, जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ो, क्योंकि ये जी बैकबोन है लोगों के लिए, गरीब लोग इसमें ट्रैवल करते हैं, उनको हिट करो। तो ये सारा, और कितने पिछले 2 महीने में आप देखिए एक के बाद एक कितनी सारी ट्रेनें डिरेल हुई हैं। कभी कोई सीमेंट का बड़ा सा टुकड़ा ट्रैक पर मिल जाता है, कभी कोई एलॉय रख दिया जाता है, कभी लकड़ी का गट्ठा रख दिया जाता है। ये सब कुछ इत्तेफाक तो है नहीं, कहीं ना कहीं तो कोई प्रयोग हो ही रहा है। बिल्कुल। उसी तरह मैंने कहा ना, हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रोकने की, स्टॉल करने की साजिश चल रही है। मैं आज ही कहीं बात कर रहा था कि पंजाब के ये जो बैठे हैं ना शंभू बॉर्डर पे 200 दिन से, जहां आज ये विनेश फोगाट गई है, इनको जो सबसे बड़ा टास्क दिया गया है कि आपने पंजाब में आने वाले किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं करने देना है। ये इनका सबसे बड़ा टास्क है। और जहां पर भी लैंड एक्वायर होती है वहां ये पहुंच जाते हैं हरी पगड़ी वाले कि हम क्यों, अच्छा भाई आपको जमीन नहीं मिलेगी तो आप कोई भी प्रोजेक्ट नहीं डाल सकते। मैं आपको भी एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल, नोएडा में 3 बड़ी मेगा फैक्ट्रीज आई हैं सेमीकंडक्टर की, जो कि 2025 तक फंक्शनल हो जाएंगी। उसमें कहते हैं जी 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बगल में वो पूरा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए योगी जी ने बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स जो है वो अलॉट किए हैं। 80,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और उसमें लोग बताते हैं कि मोर देन 40,000 जॉब्स क्रिएट होंगी उस इंडस्ट्री में। अब आप देख लीजिए, और कहते हैं कि यूपी तो पूरा का पूरा जो है इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। यूपी के हर जिले में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया जा रहा है जहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, और सारी इंडस्ट्रीज आना चाहती हैं। पहले सारी की सारी इंडस्ट्री महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जाना चाहती थी, कर्नाटका जाना चाहती थी। आज दुनिया की सारी इंडस्ट्री यूपी आना चाहती है। ये माहौल बनाया है योगी जी ने। बिल्कुल। एक तो लॉ एंड ऑर्डर सुधार दी, बिजली सुधार दी, पानी सुधार दिया। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए भाई एक तो जगह चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी चाहिए और पानी चाहिए बहुत ज्यादा। मुझे नहीं पता, खैर मैं इतना टेक्निकल नहीं हूं, कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो योगी जी ने पानी की उपलब्धता कराई है वहां पे। अब आप देख लीजिए, और इन्हीं सब चीजों में तो अड़चन पैदा करने की कोशिश हो रही है ना। लेकिन मैं फिर आप किसानों के मुद्दे पर ही लौट रही हूँ। जी आप ये देखिए कि किस तरह जब चुनाव होने थे 2024 के, उससे पहले भी किस तरह के स्टेटमेंट थे वो सरवन सिंह पंडेर या डल्लेवाल जो है वो किस तरह की बातें कर रहे थे कि अरे पीएम मोदी का तो ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है लोकप्रियता का, उसको गिराना ही पड़ेगा। और फिर ये राकेश टिकैत की स्टेटमेंट देखो ना कि पिछली बार चूक गए थे हम, जब हम लोग लाल किले की तरफ चले गए थे 26 फरवरी को, अगर हम वहीं से मुड़ जाते पीएम मोदी के आवास की तरफ तो खेल वहीं हो जाता। आप सोचो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं ये लोग, और फिर से डेरा डालकर बैठ गए हैं वहां पर, फिर से जमावड़ा बढ़ने लगा है शंभू बॉर्डर पर। जी, तो ये एक बार फिर से मैंने बोला ना आपको, अक्टूबर तक ये ऐसे ही चलेगा मामला। अक्टूबर के बाद अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो ये तो राहुल गांधी के इशारे पे फिर से दिल्ली पे धावा बोलेंगे। और अब की बार का जो आंदोलन है वो पहले की तरह, पहले तो भारत सरकार ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया ना, इसलिए शांतिपूर्वक तरीके से ये बैठे रहे, और फिर भी 700 लोग मर गए, 700 मर गए, 700 मर गए, उसका ये ढोंग रचते रहे, ये ढोल पीटते रहे। परंतु अब की बार ये मतलब ये आप देख लीजिएगा कि अब की बार ये ज्यादा उत्पात मचाएंगे सड़कों पे, ज्यादा गड़बड़ फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि हरियाणा में इनकी मनमाफिक सरकार अगर हुई तो, मैं अगर की बात कर रहा हूं, ये सारा डिपेंड करता है कि हरियाणा में किसकी सरकार आती है अगले चुनाव में।
और इन्होंने तो जी सुपारी ले रखी है देश को डिस्टेबलाइज कर। वो जो कंगना रनावत ने कहा था, मैं कंगना रनावत के बयान से 100% सहमत हूं कि ये देशद्रोही लोग हैं। एक किसान जो असली किसान है बेचारा, वो तो खेतों में मेहनत कर रहा है, ये काहे के किसान है? वो 200 दिन तक कैसे बैठ सकता है बॉर्डर पर आकर? सर मैं यही तो कह रही हूँ हाँ, कि एक किसान अपने खेतों को एक दिन के लिए नहीं छोड़ सकता। ये 200 एक दिन दिन के लिए, ये 200 दिन से खेत छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए, बताइए, रिकॉर्ड ही अपने आप में। और फिर एक सवाल और भी है ना, क्या क्या सिर्फ यही किसान है क्या? हरियाणा में किसान नहीं है, यूपी में किसान नहीं है, बिहार में किसान नहीं है, एमपी में किसान नहीं है, राजस्थान में किसान नहीं है? किसान यही क्यों है? और यहीं के किसान ही इस तरीके से क्यों 200 दिन तक या 1.5 साल तक जो है बॉर्डरों पे बैठे रहते हैं अपना काम धंधा छोड़ के? बड़े तो गजब ये के जी किसान। ये किसान के भेष में अलगाववादी तत्व हैं, आंदोलन अराजकतावादी जीवी। तत्व हैं, जो कि विदेशों से पैसा लेके देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पंजाब को डिस्टेबलाइज करने के लिए, जानबूझकर पंजाब की प्रगति को रोकने के लिए, पंजाब में अशांति फैलाने के लिए, ये जानबूझ के इन्होंने सुपारी ले रखी है। इन्होंने पंजाब की और देश की सुपारी लेके बैठे हैं ये लोग। इनका किसानों के हितों से कोई मतलब नहीं है। इनकी एक भी मांग किसानों के लिए तो है ही नहीं। सर कंगना रनौत ने जो कुछ कहा किसान आंदोलन को लेकर, उसमें गलत क्या था? क्या वहां पर एक आदमी को लटका कर मारा नहीं गया था? बंगाल की एक महिला के साथ वहां रेप नहीं हुआ था? कितना कुछ तो वहां पर हुआ है। अगर उसने, कंगना रनौत ने उन बातों का जिक्र किया अपने बयान में, तो गलत क्या कहा? लेकिन आप देखिए किस तरह से मिर्ची लग गई सबको। नहीं बिल्कुल, हम तो पहले दिन से कंगना के समर्थन में है कि कंगना में ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, और वो आज से नहीं कहते। अच्छा सुनिए, और भी मजेदार बात है, कंगना ये बात पहली बार नहीं कही है। कंगना ये बात कहती आई है, कंगना तो हमेशा से इनका विरोध करती आई है। भाई जो सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने कंगना पे जो हमला किया था, वो क्या था? कंगना तो इनके हिट लिस्ट में बहुत पुरानी है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद इनको कंगना से एक और शिकायत है ना, वो जो इमरजेंसी फिल्म जो कंगना ने बनाई है, उसमें उसने पंजाब की राजनीति पे बड़ी सख्त टिप्पणियां की है और सच बोला है। हालांकि अभी हम लोगों ने फिल्म देखी नहीं है, पर जो कि पंजाब में जैसी चर्चाएं चल रही हैं, जो ट्रेलर उसके है सर, उसमें वाकई बहुत सच बोला है। अब आप ये देखो ना कि 6 सितंबर को फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन आज ही कंगना रनौत का एक स्टेटमेंट है, ट्विटर पर उन्होंने डाला है कि उसको तो सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रहा है। अभी तक उसको सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिला, जबकि उसको क्लियर कर दिया गया था। अब सबको धमकियां मिल रही है जान से मारने की, सेंसर बोर्ड के मेंबर्स को भी और खुद कंगना रनौत को भी। कौन धमका रहा है? उसको ये कहा जा रहा है कि वो असैसिनेशन ना दिखाए, इंदिरा गांधी को कैसे मारा गया, वो दंगे ना दिखाए जो कुछ उसके बाद हुआ पंजाब में। तो वो कह रही है अगर मैं ये सब नहीं दिखाऊंगी तो फिर मैंने क्या फिल्म बनाई, फिर मैं दिखाऊंगी क्या? वही तो बात है ना। सच्चाई जो है ना, कुछ लोगों के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा करती है। यदि आप सच बताते हैं लोगों को, और सुनिए, मैं तो कहता हूं कि यदि आपको पंजाब को बचाना है तो 1975 से लेके आज तक का पूरा इतिहास पंजाब के बच्चे बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए कि पंजाबियों ने क्या क्या झेला है, कितने बुरे दिन झेले हैं, पंजाबियों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, क्या हुआ है। तो ये तो बल्कि पंजाबियों को तो खुद बताना चाहिए समाज को कि हमारे साथ ये हुआ और सजग रहो, आगे भी हो सकता है। और देखिए, ये जो लोग हैं ना, आपने बताई जो 200 दिन से जो सड़क घेर के बैठे हैं, मैडम ये लोग आईएसआई और सीआईए के पेरोल पे हैं। मैं तो पहले दिन से कहता आ रहा हूं। और लेट द पीपल ऑफ पंजाब नो दिस कि ये जिनको अपना नेता मान रहे हैं, ये लोग आईएसआई और सीआईए के पेरोल पर हैं और इन्होंने पंजाब को बर्बाद करने की सुपारी ली है। आज एक बात बताइए, जो लाखों स्टूडेंट, लाखों बच्चा
पंजाब में अंजू जी ये हालत है कि आप गांव चले जाइए, पूरे पंजाब के गांव, दे हैव बिकम घोस्ट टाउन्स। पंजाब के पूरे गांव में ताला लगा हुआ है। ऐसे ऐसे घर हैं जो पिछले 10 साल से जिनका ताला नहीं खुला। यह हालत हो गई है पंजाब की। आज पंजाब की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, जो भी फैसिलिटीज है, आज पंजाब में कोई भी बिजनेस चल ही नहीं रहा। कारण पता है उसका क्या है भाई? आज से 10 साल पहले पंजाब में युवाओं का पलायन शुरू हुआ। हर साल 5 लाख से ज्यादा युवक चले जाते हैं। अरे भैया, आज से 10 साल पहले जो 20 साल का बच्चा गया, आज अगर वो इंडिया में रहता होता तो उसकी शादी हो चुकी थी, उसका 5 साल का एक बच्चा होता। वो 5 साल का बच्चा किसी स्कूल में, अस्पताल में पैदा होता और किसी स्कूल में आज 3 साल 4 साल की उम्र में किंडरगार्टन में एडमिशन ले रहा होता। यही होता है ना। बिल्कुल। मैडम, आज पंजाब के कॉलेजेस खाली पड़े हुए हैं, आज पंजाब के स्कूल्स खाली पड़े हुए हैं, आज पंजाब के हॉस्पिटल्स खाली पड़े हुए हैं, आज पंजाब के रेस्टोरेंट खाली पड़े हुए हैं। मतलब पंजाब इज बिकमिंग अ सिटी ऑफ घोस्ट्स, लैंड ऑफ घोस्ट्स। और ये स्थिति और बदतर होगी क्योंकि इन लोगों ने पंजाब को बर्बाद करने की सुपारी ले रखी है, जो खुद को किसान नेता बोलते हैं। सर, ये किसान नेता तो ठीक है, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि इतिहास में जो सच है, आपने पहले भी, आजादी के पहले जितना भी इतिहास रहा है उसके साथ खिलवाड़ किया। मुगलों को बहुत बड़ा बनाकर, हीरो बनाकर पेश किया गया हमारे इतिहास की किताबों में। हमारे अपने हीरो जो थे, महाराणा प्रताप, शिवाजी, इनके बारे में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हम पढ़ते थे अकबर, हुमायूं कौन है। तो अब आप सोचिए कि पहले ही हमारे इतिहास को आपने डिस्टॉर्ट किया, और अब आप जो कुछ इंदिरा गांधी पर बनी इस फिल्म में दिखाया जा रहा है वो भी तो हमारा इतिहास है। उसको क्यों छिपाना? उससे डर कैसा? और उसके चलते हालात खराब हो जाएंगे, ये अंदेशा किसको सता रहा है? और कंगना तो, मतलब जो उसका स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताऊं कि आई एम वेरी सॉरी फॉर द स्टेट ऑफ थिंग्स इन आवर कंट्री, ये उसका कहना है। और जबकि इस देश में कंगना रनौत जिस पार्टी से सांसद है उन्हीं की तो सरकार है, और अपनी ही सरकार में कंगना रनौत को इंदिरा गांधी पर बनाई हुई फिल्म के लिए हरी झंडी नहीं मिल रही, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है सेंसर बोर्ड का। ताज्जुब की बात नहीं है? मैम, वो सरकार की तो मजबूरी है कि सरकार इनको कोई भी ऐसा बहाना नहीं देना चाहती कि जिसके बहाने ये सड़कों पे आ जाए। देखिए, इनको करना है बांग्लादेश। वो जो बार बार देश को बांग्लादेश बनाने की जो धमकी दे रहे हैं ना, ये कोई एक ऐसा बहाना ढूंढ रहे हैं कि जिसके बहाने ये सड़कों पे उतर के उत्पात कर सके। और जो बांग्लादेश में इन्होंने किया वही काम ये इंडिया में करवाना चाहते हैं। आईएसआई, सीआईए और जितनी भी ये इंटरनेशनल फोर्सेस हैं जो कि भारत को बड़ा होता, तरक्की करता, एक सुपर पावर बनता हुआ नहीं देखना चाहते। उनको किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान में तख्ता पलट चाहिए और भारत की प्रगति को रोकना है। तो भारत की प्रगति को रोकने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि भारत में सिविल वॉर हो जाए, भारत में अराजकता फैल जाए। तो उसके लिए जो सबसे आसान टारगेट इनके लिए मिलता है वो होता है पंजाब। बीइंग ए बॉर्डर स्टेट, बीइंग अ हिंदू माइनॉरिटी स्टेट, एक ऐसा स्टेट जिसकी भावना भड़का के देश में गड़बड़ी बड़ी आसानी से फैलाई जा सकती है। तो मोदी सरकार ना पंजाब रिलेटेड किसी भी काम में बड़ा फूक फूक के कदम रखती है। तो उनको लगता है कि यार इसी फिल्म के बहाने इनको मौका ना मिल जाए। देखिए, मोदी तो वो मौका देना नहीं चाहते। अंदर की बात यह है, वो नहीं चाहते कि इनको कोई भी बहाना मिले कि ये उत्पात मचाए। जी। और इसीलिए शायद वो 5 बिल भी रोल बैक करने पड़े। वक्फ बोर्ड वाला जो था, अब देखिए उसको भी तो इसीलिए रोल बैक करना पड़ा क्योंकि उसको लेकर भी हंगामा शुरू हो गया था, जेपीसी बनानी पड़ी। नहीं, वो जेपीसी तो चलिए मान लीजिए 2 महीने में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और अभी मैंने कल ही पढ़ा है कि राज्यसभा में भी फिर से बहुमत हो गया है। तो देखिए, पर इधर 2 दिनों में ना मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो फिर से दिखाई दिया है। और एक बात बताऊं आपको, मोदी इज वेरी डिसेप्टिव।
गॉडफादर फिल्म का एक मैम डायलॉग है कि बाहर वाले को ये पता नहीं लगना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं। मतलब आपकी इंटेंशंस, आप मन में क्या सोच रहे हैं, ये आपके अलावा किसी को पता नहीं होना चाहिए, और बाहर वाले की को कोई अंदाजा ही ना हो कि आप सोच क्या रहे हैं। मैम, मोदी इज वेरी डिसेप्टिव। आप मोदी की बॉडी लैंग्वेज से आप नहीं पढ़ सकते कि वो आदमी कहां से कहां कौन सा ब्रह्मास्त्र निकाल के ले आएगा। मोदी को हल्के में नहीं ले सकते हम। बिल्कुल। और मोदी आप देख लीजिएगा कि बहुत बड़ा धमाका करेंगे बहुत जल्दी। आप ये देखिए ना कि उन्होंने जो एक दिन पहले महाराष्ट्र में वो जो बड़ा मुद्दा बन रहा था कि स्टैच्यू गिर गया है छत्रपति शिवाजी महाराज का, उसके लिए हाँ। माफी मांगी, और वहां पे एक नहीं, फंक्शन नहीं। के दौरान उन्होंने कहा कि अगले मैं 2029 में भी आऊंगा। वो 5वें संस्करण में थे फिट के प्रोग्राम में, उनका कहना था मैं 10वें संस्करण में भी आऊंगा, यानी कि 2029 में भी मैं ही आऊंगा। तो ये तो अपने आप में मोदी के कॉन्फिडेंस का ही मतलब जीता जागता प्रमाण है। ऐसी बातें वो पहले भी करते रहे। जी बिल्कुल। मोदी आपदा में अवसर खोजना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने देखा कि शिवाजी की मूर्ति गिर गई तो उसको भी उन्होंने जो है एक टूल बना लिया लोगों से कनेक्ट करने का। भाई शिवाजी के प्रति जो जन भावना है महाराष्ट्र में, उसको उन्होंने कैच कर लिया वो अपॉलॉजी देके, और वो अपॉलॉजी बड़ी दिल से निकली थी, और दिल से निकली हुई अपॉलॉजीज लोगों को डायरेक्ट टच करती हैं। जहां विपक्ष जो है वो उस मूर्ति के गिरने को लेके पॉलिटिक्स कर रहा था और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, मोदी ने उसको भावनात्मक मुद्दा बना के माफी मांग के उस मुद्दे को ही खत्म कर दिया पूरी तरह। पर आप ये देखिए, राहुल गांधी तो अभी पिछले हफ्ते जब कश्मीर में थे तो ये फरमा रहे थे कि आपने देखा बहुत बड़ा बदलाव हो गया है, और तब उनका कहना था कि पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, पहले ऐसे आते थे आजकल ऐसे आते हैं। मतलब वो जब बात करेंगे सिर्फ पीएम मोदी के बारे में ही बात करेंगे, उनके कॉन्फिडेंस को लेकर के हमने तो उनके इंडी गठबंधन ने उनके आत्मविश्वास को तोड़ दिया है, ये राहुल का डायलॉग था। और पीएम मोदी ने तो दिखा दिया उसको कि उनके आत्मविश्वास को कोई तोड़ ही नहीं सकता। वो तो 2029 में भी कांग्रेस की सफाई की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। वो जो कल जिस समारोह में मोदी बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि आपके 5 साल पूरे हुए मुबारकबाद, और 10 साल जब पूरे होंगे तो भी मैं आऊंगा। तो वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पीएम मोदी का जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप में इस वक्त फिर से चुनाव से पहले जो था वैसा दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि उनका कॉन्फिडेंस टूट गया है, लेकिन ये है कि वो मौका देखकर, समय देखकर ही वार करते हैं सामने वाले पर, और अभी वो यही कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ ये तथाकथित किसान फिर से शंभू बॉर्डर पर रायता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं हरियाणा चुनाव से पहले, उस पर भी भारत सरकार को बहुत तीखी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये डीप स्टेट है, कोई ना कोई ऐसा मौका तलाश रहा है जिसके जरिए भारत में कहीं ना कहीं अराजकता फैलाई जा सके। सर, आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।